फ्रेंड्स, स्वागत है आज फिर से एक आपके व्याकरण के नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अविकारी शब्द। अभी आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो पढ़े वो सब विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और अब जो है हमारे अविकारी शब्द आएंगे। तो जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता वो किसके हिसाब से? लिंग, वचन, काल आदि और कारक आदि के कारण रूप नहीं बदलता, वो क्या कहे? इसका दूसरा नाम अव्यय भी है, तो एक ही बात है। तो अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं जिन शब्दों का लिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे परंतु शब्द है, यद्यपि शब्द है, क्योंकि शब्द है, इसलिए शब्द है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं भाई, इनका ना तो लिंग बदल सकते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ना वचन बदल सकते हैं, ना इनको भूतकाल भविष्य काल में बदला जा सकता है, ना इनके आगे कारक चिन्ह जैसे ने, को, से के द्वारा आदि लगाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। ये कितने होते हैं? तो ये 5 भेद होते हैं इसके। आइएगा एक फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा जो भेद होता है वो होता है संबंध बोधक। तीसरा जो भेद होता है वो होता है समुच्चय बोधक। चौथा जो भेद होता है वो होता है विस्मय आदि बोधक। दोस्तों, ये सारी जो भी व्याकरण अभी तक आपको समझाई है, आपका कोई भी जहाँ भी जिस पेपर में, चाहे एस्टेट है, चाहे सीटेट है, चाहे वो पटवारी का है, चाहे ग्राम सचिव का है, चाहे वो लिपिक पद का है, ठीक है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, तो सभी 10वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से है, वो हर उसमें आपके जो पेपर में एग्जाम में है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सब का समाधान बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। और पूरी हिंदी व्याकरण में अगर ये आपने ध्यान से पढ़े हैं सारे चैप्टर, तो आपका हर एक क्वेश्चन है वो जो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इसमें आदि बोधक है और लास्ट है निपात। इसमें तो ये 5 भेद हैं किसके? अविकारी के। तो इसमें ये पांचों ही आते हैं। तो इन पांचों को हम इनकी परिभाषा सहित और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण। तो देखिए इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। तो क्रिया का मतलब क्रिया और विशेषण का मतलब विशेषता। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने के लिए 4 तरह के शब्द थे। तो इन 4 तरह के शब्दों को आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें ज्यादातर इसी से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो क्रिया विशेषण, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। पहला जो इसका भेद है वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा जो इसका भेद होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा जो इसका भेद होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा जो इसका भेद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये ज़्यादातर अगर इन चारों की बात करें या पूरे अव्यय टॉपिक की बात करें तो उसमें जो ज़्यादातर पूछा जाने वाला है वो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो काल को आप अगर क्रिया से ठीक पहले अगर आप कब लगा देंगे तो आपका कालवाचक पता चल जाएगा। कहाँ अगर आप
क्वेश्चन पूछेंगे क्रिया से ठीक पहले अगर आप कहाँ जोड़ेंगे तो आपको स्थानवाचक का पता चल जाएगा। कितना शब्द आप जोड़ेंगे तो आपको परिमाणवाचक का पता चल जाएगा। और कैसे आप जोड़ेंगे तो आपको रीतिवाचक का, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा। तो जैसे छुट्टियों के बाद, छुट्टियों के बाद आज विद्यालय खुल गए, खुल गए। तो अगर ये आ जाता है तो जैसे मान लो वहां पर आ गया आज, तो कब खुल गए, आज, तो ये कालवाचक में आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें आज, कल, परसों, अब, अभी, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे तो ठीक क्रिया से पहले ये एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। स्थान, जहाँ स्थान है, जैसे राम यहाँ आओ, यहाँ आओ, ठीक है। तो यहाँ आओ, तो आओ से पहले आप कहाँ, ठीक है, कहाँ आओ, यहाँ आओ। तो ये यहाँ जो शब्द है वो क्रिया से ठीक पहले आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये यहाँ आपको स्थानवाचक में आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ठीक है, आमने सामने। तो ये जितने यहाँ वहाँ, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। ठीक क्रिया से पहले आपको इनमें से अगर कोई भी वर्ड दिखाई दे या फिर आपको दिक्कत हो रही है तो क्रिया से ठीक पहले आप क्या लगा लो, ये चार शब्द जोड़ लो। कब समय मिल जाएगा, कहाँ से आपको स्थान मिल जाएगा। ठीक है। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अव्यय मिलेगा। तो इसमें आपको तो अधिक कम वगैरह शब्द आपके आएंगे। अधिक, कम, थोड़ा, ज्यादा, इतना, उतना आदि जो शब्द हैं, इनसे अगर कोई भी उदाहरण आपका बना है तो वो किस में आ जाएंगे, परिमाणवाचक में। राम मुझसे अधिक बड़ा है, ठीक है जी, राम मुझसे अधिक बड़ा है। तो ये जो आ जाएगा तो कितना, राम मुझसे कितना बड़ा है, भैया अधिक बड़ा है। तो ये जो शब्द आ जाएंगे ये किस में आ जाएंगे आपके, परिमाणवाचक उसमें। तो नेक्स्ट है आपका रीतिवाचक, सबसे ज्यादा पूछा। इसमें काम करने का ढंग बहुत होता है। जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से काम करने के ढंग का बोध होता है। ढंग मतलब किस विधि से काम किया जा रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से काम करने के ढंग, विधि, तरीके का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसमें आप कैसे लगाकर जोड़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे, ठीक है। अब छात्र कैसे सुन रहे हैं, अब ये क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे तो क्रिया से ठीक पहले आपको क्वेश्चन करना है जी। और जो उत्तर मिलेगा, अगर वो उत्तर मिल जाता है तो फिर वो रीतिवाचक है। ये चारों भेदों में आपको क्रिया से ठीक पहले उत्तर करना है। अगर आपको भाई रीतिवाचक ढूंढना है तो आप कैसे करेंगे, तो छात्र कैसे, राम तेज गति से दौड़ा, राम कैसे दौड़ा, तेज गति से। तो तेज गति क्या हो गया आपका, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह कार से दिल्ली गया, वह कार से दिल्ली गया, ठीक है। तो कैसे गया, ध्यान। तो ये जो शब्द होते हैं जिनमें कैसे वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके हो जाएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये आपका था
क्रिया विशेषण, तो क्रिया जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो जो अव्यय शब्द क्रिया के समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द क्रिया के मापतोल का बोध कराते हैं परिमाणवाचक। और जो अव्यय शब्द क्रिया के काम करने के ढंग का बोध कराते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब है दूसरा संबंध बोधक। ठीक है जी। तो जो अव्यय शब्द संबंधों का बोध कराते हैं, संबंधों का बोध कराते हैं, संबंध बोध। इसमें आपको है ना के और से ध्यान रखना है। ये आपको मिलेंगे, इनके आगे जुड़े मिलेंगे, के आगे, के पीछे, के अतिरिक्त, के पहले, के बाद, के ऊपर, के नीचे। ठीक है। तो ऐसे के सामने, तो ऐसे मिलेंगे आपको ये। जैसे मेज के ऊपर, मेज के ऊपर पुस्तक है। जल के अंदर, जल के अंदर मछली है। ठीक है। स्कूल के सामने, स्कूल के सामने मंदिर है। बहुत आसान है ये। बिल्कुल आपको बस ये के ऊपर, के अंदर, के सामने ऐसे शब्द ढूंढने हैं। और जहां भी आपको ये मिले के, या कई बार से भी मिल जाता है। ठीक है। तो से पहले ऐसे भी मिल जाएगा। तो ये दो ही वर्ड मिलते हैं, ज्यादातर के ही मिल जाता है इसमें। 99% जो है वो आपका के ही मिलता है। कभी कभी से मिल जाएगा आपको। तो इसलिए वह मुझसे पहले आया है, तो मुझसे पहले, तो यहाँ पर से पहले आ गया, तो इसलिए से भी कई बार वो आ जाता है। तो जहां भी आपको ये दिखाई दे तो वो आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। तो ये यहाँ पर दो संज्ञा शब्दों का संबंध जोड़ते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो है आपका वो आता है समुच्चय बोधक। कंजक्शन आप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये कंजक्शन ही क्या है आपके, वो आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यानी कि जो अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों आदि को जोड़ते हैं। जैसे आपने राम और सीता लिखा, राम और सीता। ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, और शब्द हो जाएगा। ठीक है जी। इसने दो शब्दों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है। दो वाक्यों को, जैसे रोहित खेल रहा है और सोहित पढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ सोहित पढ़ रहा था एक वाक्य था, रोहित खेल रहा था एक वाक्य था, और इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ दिया, और ने जोड़ दिया। तो ये और क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसके आप दो भेदों में भी बांट सकते हैं समझने के लिए। एक समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। तो दो भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ते हैं, दो भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ने वाले व्यधिकरण, और एक समान वाक्यों को जोड़ने वाले
वाक्यों को जोड़ने वाले समानाधिकरण कहलाते हैं। तो ये जो इसमें आते हैं और तथा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप इनको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे 4 वर्ड अगर आप याद कर सकते हो तो ऐसे भी इंग्लिश में ट्रिक के साथ याद कीजिए। आपको और मिलेगा, आपको चॉइस शब्द मिलेगा। चॉइस मतलब जैसे व या अथवा। भई आप चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो व या जो आपको ऐसे मिलते हैं तो चॉइस शब्द मिल जाएगा। एक आपको बट शब्द मिल जाएगा। बट का मतलब क्या है? आपको किंतु मिल जाएगा, परंतु मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा, मगर मिल जाएगा। तो ये सबका अर्थ किंतु परंतु एक ही होता है। तो ये जहाँ भी आपको ये वर्ड मिलेंगे वो समुच्चय बोधक आपके हो जाएंगे, ठीक है। और एक सो शब्द आपको जहाँ मिलेगा, तो ये एक मैंने आपको ट्रिक बता दी है इनको याद करने की। जहाँ ये 4 वर्ड आ जाते हैं आपके, वो क्या हो जाते हैं? समुच्चय बोधक हो गए। सो मतलब इसलिए, ठीक है। अतः, परिणाम स्वरूप या फलतः, ये वर्ड जहाँ भी मिलेंगे ये समानाधिकरण में आते हैं। अगर आपको समानाधिकरण व्यधिकरण बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बस आपको यही कोई एक एग्जाम्पल दे देगा और इनमें से ही 4 ऑप्शन पूछ लेगा कि भई जैसे आ गया, मैं कक्षा में प्रथम आ जाता परंतु मैं बीमार हो गया था। मैं कक्षा में प्रथम आता किंतु मैं बीमार हो गया था। ठीक है? तो अगर अब ये दे देगा 4 ऑप्शन, क्रिया विशेषण का उदाहरण है, संबंध बोधक का है, समुच्चय बोधक का है या फिर निपात का उदाहरण है। तो आप इनमें से ये और चॉइस बट सो समझ जाना। और वैधिकरण में आपके आते हैं, एक आपका जो आ जाएगा क्योंकि शब्द इसमें आ जाता है, चूँकि शब्द आ जाता है। ठीक है? ऐसे जो शब्द होते हैं क्योंकि, चूँकि, ताकि शब्द इसमें मिल जाएगा। ठीक है? रमा बाजार गई क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी, तो ये आपका जो है वो आ जाएगा किसमें? वो वैधिकरण में आ जाएगा। ठीक है? आपको ये बस याद रखनी, ये सारे कंजक्शन होते हैं जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने हैं, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है? और चौथे नंबर पे है आपका विस्मयवाचक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है जी। तो विस्मय का मतलब क्या होती है? हैरानी, आश्चर्य। तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, भय, पीड़ा, घृणा, शोक आदि का क्या होता है? आदि का बोधे होता है। जिनको एकदम से देखकर आपको कोई भी आश्चर्य हो सकता है। भाई बहुत सारी गर्मी भी हो सकती है, जैसे हम कहते हैं उफ कितनी गर्मी। क्या बोलते हैं? उफ कितनी गर्मी। ठीक है? तो ये इसका चिन्ह होता है ये। तो इन शब्दों की तो पहचान होती है, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल आपको होने वाली नहीं है। जहाँ भी ये वाक्य के आरंभ में ही होते हैं, बीच में कहीं इनका प्रयोग होता भी नहीं है। ठीक है? हाय इतना लंबा सांप, इतना लंबा सांप। ठीक है? तो जैसे ये यहाँ पर ये चिन्ह हो जाएगा। तो आश्चर्य प्रकट कर दिया, वाह! क्या पेंटिंग है, या कुछ भी कोई भी आपका एक सिंपल सा वाक्य आ जाए तो ये वाह जो है उसकी सुंदरता के लिए करते हैं। ठीक है? तो ये इस प्रकार के जो भी आपके तो बनेंगे, तो ये इसमें जिसमें आपको खुशबू के लिए, जैसे आपको गंदगी के लिए आ जाए तो जिसमें छी-छी का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। भई कहीं चेतावनी दी रखी हो तो हम क्या कहते हैं? सावधान, खबरदार। ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करते हुए मिल जाएँगे। ठीक है ना? जैसे कहीं प्रार्थना कर रहे हैं तो हम हे प्रभु ऐसे कर देंगे, सुनो। तो ये जो शब्द हैं सारे, ठीक है? तो ये बाप रे!
तो ये इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको क्या करना है, ये निशान का ध्यान रखना है जी बस। तो जहाँ भी वाक्य के आरंभ में कोई ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है? वाह! शाबाश! हे! बाप रे! छी छी! सावधान, खबरदार! हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा जी, जियो, खुश रहो, चिरंजीव रहो, सुखी रहो, अरे! हे प्रभु, अजी, सुनो, इत्यादि वर्ड जहाँ पर आते हैं और ये जहाँ भी चिन्ह आ जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक हो जाएगा। तो ये आपका विस्मयादि बोधक था और अब लास्ट आपका जो बचा है इसमें, वो बचा है आपका निपात। ये सबसे हाल ही में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन गया है जी। निपात से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और है बहुत आसान। तो निपात किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द किसी जो अव्यय शब्द किसी बात में विशेष बल भर देता है, किसी बात में या किसी अर्थ में विशेष बल भर देता है, वो कैसे अव्यय कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। या किसी शब्द में, किसी शब्द के बाद लगकर, के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हैं, विशेष बल भर देते हैं। ठीक है जी, 4-5 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ही होता है, भी होता है, केवल या मात्र, तक होता है, तो होता है। एक भर शब्द, बस यही होते ही, ज़्यादा नहीं होते। ही, भी, केवल, मात्र, तक, तो या भर। तो ये आपके क्या है? निपात। ये जैसे भाई एक हमने लिखे मेरे पास 50 रुपये, मेरे पास 50 रुपये। देखिए अगर समझा जाए तो मेरे पास 50 रुपये, तो उसने ये मना नहीं किया है कि उसके पास और रुपए नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास अगर आपने केवल या मात्र जोड़ दिया, मान लो मेरे पास मात्र 50 रुपये हैं, तो अब इसमें अर्थ में थोड़ा-सा क्या हो गया? विशेष बल भरा गया, क्योंकि यहाँ पर मात्र कहने के बाद क्या आ गया कि उसके पास केवल ही 50 रुपये हैं, तो यहाँ पर विशेष बल भर गया। ठीक है जी? ऐसे इसमें आ जाएगा। जैसे राम लिखता है, राम लिखता है। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो ये मना नहीं किया है कि दूसरे जो छात्र हैं वो नहीं लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ही शब्द जोड़ दिया, राम ही लिखता है, तो अब चाहे कितने भी स्टूडेंट वहाँ बैठे हों, उनमें केवल राम ही लिख रहा है, तो ये राम भी लिख रहा है, तो ऐसे मतलब आ जाएंगे। ठीक है? मैं जीवन भर आपको याद करूँगा। तो जीवन भर, तो पूरे जीवन के लिए वो बात आ गई। तो ये जो ऐसे शब्द हैं आपके ही, भी, केवल, मात्र, तक, तो, भर, ये शब्द क्या हैं? वो आपके निपात कहलाते हैं। तो ये था आपका अव्यय का चैप्टर, इसका दूसरा नाम है विकारी है। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। इसमें क्रिया विशेषण और निपात बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी कक्षा का या पेपर देने जाएँ या कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, तो इनको ज़रूर याद करें। इसके लिए चलें, मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।